नमस्ते। भारत में पर्सनल फाइनेंस और टैक्स प्लानिंग के विषय पर सीए नितेश बुद्धदेव का एक मैंने पॉडकास्ट हाल ही में देखा था और उसमें काफ़ी डिटेल में उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी। उसी को मैं आपके सामने बताती हूँ कि पहला, टैक्स की मौजूदा स्थिति और टैक्स प्लानिंग का महत्व भारत में हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें जैसे जीएसटी हम देते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स चुकाने वालों की संख्या बहुत ही कम है, ये हम सबको पता है। भारत की अराउंड 145 करोड़ की आबादी में सिर्फ 3.19 करोड़ लोग ही यानी लगभग ओनली 2.2% ही लोग इनकम टैक्स भरते हैं। इसी वजह से करदाताओं को अपना टैक्स का बोझ काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है। अब इनकम छिपाकर टैक्स बचाना, जिसे हम टैक्स इवेजन भी कहते हैं, ये गैर कानूनी है। और लूप होल्स का फ़ायदा उठाना, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं टैक्स अवॉइडेंस, जोखिम भरा भी है। इसकी जगह हमें टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए जो पूरी तरह से कानूनी है और 10 से 15 सालों के सफ़र में लाखों और करोड़ों रुपए बचा सकती है। भारत में इनकम को 5 श्रेणियों में हम एक्चुअली में बांटते हैं। पहला होता है सैलरी, फिर आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, तीसरा आता है कैपिटल गेन्स जिसे बोलते हैं निवेश से मुनाफा, चौथा आता है हाउस प्रॉपर्टी यानी किराए आदि से जो भी हम आय लेकर आते हैं, और पांचवा होता है अदर सोर्सेज जैसे ब्याज, डिविडेंड या फिर गिफ्ट ना। इसमें सबसे बड़ी बात आती है ओल्ड रिजीम में पैसा डालने, टैक्स रिजीम को फॉलो करे या नए को करे। सही टैक्स रिजीम चुनना टैक्स बचाने का सबसे पहला और बड़ा कदम है। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो न्यू रिजीम है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यह काफ़ी सरल है और इसमें टैक्स स्लैब रिटर्न्स कम है। जैसे मैं बोलूँ 0 से 4 लाख पर 0, 4 से 8 लाख पर 5% आदि। हालांकि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी ₹25,000 एम्प्लॉयर ईपीएफ और एनपीएफ योगदान और मील कूपन जैसे अराउंड 15,600 समथिंग तक के अलावा कोई अन्य छूट नहीं मिलती। बल्कि अगर हम ओल्ड रजीम के बारे में बोलते हैं तो इसमें टैक्स स्लैब थोड़े ऊंचे हैं, लेकिन आपको 60 से ज़्यादा प्रकार के डिडक्शन यानी छूट मिलते हैं, जैसे एटीसी जिसमें ईपीएफ, स्कूल फीस, इंश्योरेंस, एटीडी जिसमें मेडिक्लेम आ जाता है, एचआरए आ जाता है, होम लोन का ब्याज यानी सेक्शन 24B के तहत 2 लाख तक का जो हमें मिलता था के तहत 2 लाख तक का, और एजुकेशन लोन का ब्याज जो कि सेक्शन 80E के तहत 8 साल तक अनलिमिटेड था ना। अब हमें चुनना कैसे है कि कौन सा रिजीम ज़्यादा बेटर है। इसके लिए 60 सेकेंड रूल की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 15 लाख है तो ओल्ड रिजीम उसके लिए तभी फ़ायदेमंद है जब वह ठीक ₹5,93,750 से ज़्यादा के डिडक्शन क्लेम कर सके। अगर इनकम ₹24.75 लाख से ज़्यादा है तो न्यू रिजीम को मात देने के लिए आपको कम से कम 8.5 लाख के डिडक्शन की आवश्यकता होगी। कैपिटल गेन और टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे हमें निवेश पर टैक्स के बारे में सोचना चाहिए। निवेश पर जो टैक्स है इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे कितने समय तक होल्ड किया है।
अब इसमें ये बात आती है कि इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म बन जाते हैं, जबकि रियल एस्टेट और गोल्ड के लिए यह अवधि 24 महीने होती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी जिसे हम LTCG पर फ्लैट, जिसे हम 12.5% का टैक्स लगाते हैं, लेकिन इक्विटी में हर साल पहले 1,25,000 का मुनाफा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। तो ये चीज़ हमें अपने दिमाग में याद रखनी होगी। फिर बारी आती है प्रॉफिट हार्वेस्टिंग की। सो आप हर साल अपने म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स बेचकर ठीक 1.25 लाख का मुनाफा बुक कर सकते हैं और उन्हें तुरंत वापस खरीद सकते हैं। इससे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपकी बेस प्राइस यानी खरीद की कीमत बढ़ जाएगी और हर साल एक व्यक्ति के ₹15,625 तक टैक्स की बचत होगी। अब बात आती है लॉस हार्वेस्टिंग की। यदि आपको गोल्ड में मुनाफा हुआ है और किसी शेयर में नुकसान चल रहा है, तो आप नुकसान वाले शेयरों को बेचकर उस लॉस को गोल्ड के प्रॉफिट के सामने एडजस्ट करा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बारी आती है ट्रेडिंग और FNO की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो इंट्राडे ट्रेडिंग को स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाता है और हम सबको ये बहुत पता है, बहुत रिस्की होता है। कोई किसी को आई डोंट नो, सब मना ही करते, नहीं करना चाहिए। जो आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होता है। FNO को नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह आती है कि FNO में होने वाले नुकसान को आप अपनी सैलरी को छोड़कर किसी भी अन्य इनकम जैसे कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी या ब्याज के सामने सेट ऑफ यानी एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही बिजनेस होने के कारण इसमें आप लैपटॉप, इंटरनेट और स्टाफ जैसे खर्चे भी डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है फ्रीलांसर्स और छोटे बिजनेसेस का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। जो हम फ्रीलांसर्स बोलते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि नए सेक्शन 58 और पुराने 44 ADA के तहत अगर आप फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर या आर्किटेक्ट है और आपकी सालाना आय ₹75 लाख तक है, तो आपको कोई अकाउंट्स बुक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इनकम का सीधा 50% प्रॉफिट घोषित कर सकते हैं, बाकी 50% बिना किसी सवाल के खर्च मान लिया जाता है और बचे हुए 50% पर टैक्स दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है छोटे बिजनेसमैन के लिए। अगर बिजनेस का डिजिटल टर्नओवर ₹3 करोड़ तक है, तो वह अपने फुल टर्नओवर का केवल 6% हिस्सा ही प्रॉफिट के रूप में दिखा सकते हैं। अब बारी आती है गिफ्ट से जुड़े टैक्स नियम की। सो गिफ्ट टैक्सेशन भारत में गिफ्ट को इनकम फॉर्म अदर सोर्सेज में गिना जाता है, जैसे शादी। अपनी खुद की शादी पर किसी से भी मिला गिफ्ट 100% टैक्स फ्री होता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति से नकद यानी कैश यानी 2 लाख रुपए से अधिक नहीं लेना चाहिए। फिर बारी आती है नॉन रिलेटिव्स की, जिसमें आ जाते हैं दोस्त। अगर दोस्तों से एक वित्तीय वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर
में कुल ₹50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट मिलता है तो पूरी रकम पर आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। मज़ेदार बात यह है कि आईफोन या कार जैसे जो भी ये फिज़िकल एसेट्स होते हैं, ठीक है, और जैसे कार भी हो गई, कार जो मूवेबल फिज़िकल एसेट है, ये टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन आर्ट, ज्वेलरी या क्रिप्टो पर टैक्स लगता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं रिश्तेदार, जिसमें माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी से जो भी गिफ्ट मिलता है वह टैक्स फ्री होता है, लेकिन टैक्स कानून के अनुसार कज़िन यानी रिश्तेदार नहीं होते, इसलिए चचेरे या फिर ममेरे भाई बहनों से मिला बड़ा गिफ्ट टैक्सेबल होगा। अब बारी आती है एक प्रोविज़न की। सो यदि आप अपनी पत्नी को टैक्स फ्री गिफ्ट देते हैं और वह उसे शेयर बाज़ार में लगाकर मुनाफा कमाती है, तो वह मुनाफा क्लबिंग नियम के तहत आपकी इनकम माना जाएगा और टैक्स आपको ही चुकाना होगा। फिर बारी आती है रियल एस्टेट में पुनर्निवेश की। सो इसमें जो सेक्शन 54F है उसमें रियल एस्टेट री इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है। अगर आपको स्टॉक्स या गोल्ड बेचकर करोड़ों रुपए का भारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुआ है तो आप उस पूरे पैसे को एक नए आवासीय घर यानी रेजिडेंशियल हाउस खरीदने या बनवाने में लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका टैक्स 0 हो जाएगा। आप पहले या दूसरे घर के लिए इस नियम का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ तक है। निष्कर्ष अंत में सीए, कोई भी आपका सीए है आप उनसे कंसल्ट करिए। बट एक पॉइंट जो मैंने लास्ट में बोला है कि आप कोई भी नया घर खरीदते हैं तो आप जो कोई भी कुछ अपना स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं तो वो वहाँ लगा के ज़ीरो टैक्स भर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही टैक्स प्लानिंग साल की शुरुआत यानी अप्रैल से ही होनी चाहिए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। कभी खराब इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ना लें। आपकी टैक्स प्लानिंग आपकी संपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग का ही एक हिस्सा होनी चाहिए। इसी नोट पे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। नमस्कार।